गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बेटे इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज। बच्चों जैसा जानते हैं कि इंडस्ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। मीन्स इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा play very important role in the development of the country. Industrialization is key of the development of economic prosperities should be concentrated more than manufacturing. बेटे हर कंट्रीज को अब क्या करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए रेदर देन द एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग ही फ्रांस को आयरन एक्सपोर्ट करते हैं और फ्रांस बाद में हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा नॉट ओनली यही एक केस नहीं था, ढेर सारे केसेस हमारे देश में हमको देखने के लिए मिलते हैं कि हम रॉ मटेरियल हम ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट करके हम ही कोई वापस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जापान को भी बेटे आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन नहीं बहुत ढेर सारे मिनरल्स हम लोग के बेटे जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जापान एकमात्र कंट्रीज है विच इज डेवलप कंट्रीज इन द एशिया कॉन्टिनेंट। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का एकमात्र डेवलप कंट्रीज है। रसिया को छोड़ दिया जाए, रसिया तो बेटा मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ द रसिया एशिया में है, लेकिन रसिया अपने आप को यूरोपियन कंट्री कहता है क्योंकि उसका जो मेन पार्ट पॉपुलेशन का पार्ट है वो यूरोप में है। तो हम ही से जापान आयरन लेता है, हम ही से रमरिल लेता है और बाद में हम ही को प्रोडक्ट मटेरियल बहुत हाई रेट में बहुत हाई प्राइसेस में देता है। बेसिक मेरे कहने का मतलब है हर कंट्रीज को बेटे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में खास फोकस करना चाहिए और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के इन प्लेस पर मैन्युफैक्चर मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे फॉरेन रेवेन्यू हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जापान इसी वजह से बेटे जापान को इंडस्ट्रियल जेंट कंट्री कहा जाता है। तो अगर एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल जेंट कंट्री किसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल जेंट कंट्री किसे कहा जाता है बेटा, तो जापान को इंडस्ट्रियल जेंट कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। जापान इज कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रियल जेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखा जाए बेटा तो यही रीजन है कि हमारे सरकार ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में बेटे सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने बेटे खासकर फोकस किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और तो उसी समय बेटे कई पावर प्लांट जैसे राउरकेला भिलाई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड एक आयरन पावर प्लांट है एंड राउरकेला जो कि उड़ीसा में है इज फेमस फॉर द इज वेरी फेमस आयरन पावर प्लांट। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि हमारे कंट्रीज को अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट की जगह पर हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए और प्रोडक्ट मटेरियल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को फॉरेन भेजकर ज़्यादा अमाउंट में फॉरेन रेवेन्यू को गेन करना चाहिए। तो क्लियर बच्चों, तो दिस इज द पर्पज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेटे हमें एक प्रॉफिट और होगी कि हम अपने आप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम सेल्फ स्टैंड भी होंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मोर जॉब्स क्रिएट होंगे और मोर जॉब्स क्रिएट होंगे तो एवरी टाइप्स ऑफ द जॉब जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी इंडिया में बच्चों, तो हम लोग जो जॉब की क्राइसिस से गुजरते हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि हर तरीके की जॉब चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, एवरी टाइप्स ऑफ द जॉब विल बी क्रिएटेड इन आवर कंट्री। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। In this globalization, India must strive to make industries more competitive and open competition. This is the global age globalization कहा जाता है बेटा। I have told you in history कि globalization क्या होता है।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग टू द इंटायर अर्थ इनटू द ग्लोब। इट इज द ग्लोबलाइजेशन इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स ग्लोब प्लस लाइजेशन, वेयर ग्लोब मतलब मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब का मतलब क्या होता है बेटा, मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ। एंड लाइजेशन का मतलब होता है, लाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, क्या होता है बेटा, प्रोसेस, प्रोसेस। तो इस तरीके से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्टिंग टू द entire earth into its model is known as a globalization। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री इज रिक्वायर्ड। फिर देखा जाए बच्चा कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी, क्या बेटा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज in national economy, in national economy। तो बच्चों स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमारे कंट्रीज में इंडस्ट्रियल सेक्टर का नेशनल इकोनॉमी में बहुत बहुत कम पार्ट था। सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमारा, मैंने पहले बताया था, प्राइमरी सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था बेटा, था। लेकिन अब प्राइमरी सेक्टर का रोल यानी एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हो गया है, और हम कह सकते हैं मुश्किल से 14 to 15% ही हम प्राइमरी सेक्टर से गेन करते हैं। और इस समय बेटे हम अपने टोटल इकोनॉमी का लगभग 27% बेटे हम लोग कहाँ से गेन करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से गेन करते हैं, इंडस्ट्रीज सेक्टर से गेन करते हैं। जबकि 52 मोर देन 50% हम लोग कहाँ से गेन करते हैं बेटा, मोर देन 50% वी गेन फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। ये हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था आप लोगों को सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उस चैप्टर में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि उसमें बेटे हम लोग बात किए थे कि हम लोग सर्विस सेक्टर से ज़्यादा इनकम को गेन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेटे हमने अगर देखा तो 27 to 30% हम लोग बेटे कहाँ से गेन करते हैं, हम लोग गेन करते हैं बेटे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। टोटल इंटायर जीडीपी देखा जाए बेटा तो तुम्हारी बुक में तो दिया है कि 17% ही हम गेन करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम लोग बेटे टर्सरी सेक्टर में देख केवल इंडस्ट्री से देख लिया जाए तो हम लोग बेटे 25 to 30% के अप्रॉक्स हम जीडीपी में गेन करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसमें भी बेटे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है आपका, वो बेटा आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटे इंडिया की सबसे ज़्यादा इनकम को गेन करने वाली, सबसे ज़्यादा जीडीपी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली, और सबसे ज़्यादा बेटे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। टेक्सटाइल, तो इसी को केवल बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बेटा डेवलपमेंट जो हुआ है वो स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। तो ये हुआ बेटा हमारे कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। अब बेटा आता है कि इंडस्ट्री की लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किन किन फैक्टर, किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो इंडस्ट्रियल 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 लोकेशन देखा जाए बेटा, लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल लोकेशन देखा जाए बेटा कि तो किसी भी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं। इनकी किसी भी कौन सी इंडस्ट्रीज किस एरिया में डेवलप होती है, तो इसके ये बहुत ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर्स, बट ऑल दोज फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। एक होता है बेटा जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कौन सा होता है, जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स बेटा एक होता है, और दूसरा होता है बेटे नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर, नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर। हम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के अगर फैक्टर्स को क्लासिफाई करें तो दो ग्रुपों में बेटे क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारा होता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स और एक होता है नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर। अब जियोग्राफिकल फैक्टर में जो पहला पॉइंट आता है बेटा
वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या होता है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। पहला इंपॉर्टेंट जो इसका पहला पार्ट है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बेटे उन्हीं एरिया पे स्टेब्लिश की जाती है जहां उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है बच्चों? गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहीं पर ही कॉटन का प्रोडक्शन होता है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज द producing area of the cotton, and Gujarat is the largest cotton producing state of India. That's why most of industries of cotton textile are located in Gujarat and Maharashtra, क्योंकि वहां पर उनका रॉ मटेरियल जो बेटे कॉटन है वो अवेलेबल है। सेम कंडीशंस में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है बेटे? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड कर्नाटका, क्योंकि यही इंडिया के लार्जेस्ट आयरन के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो कोई भी कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट या मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज जो है बेटा वो वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। तो किसी भी कंट्री के एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बेटा वो क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। दूसरा बेटा पावर सप्लाई। पावर की सप्लाई मतलब पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी। पावर सप्लाई प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इसी वजह से पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी आल्सो अवेलेबल। तीसरा बेटे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई बेटे बहुत ढेर सारे ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें वाटर की ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज वगैरह। इसी वजह से बेटे मोस्ट ऑफ आयरन स्टील प्लांट कहाँ पर है बच्चों? नदियों के बैंक में है। जैसे झारखंड, जैसे जमशेदपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर टाटा पावर स्टील पावर प्लांट जो विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्टील पावर प्लांट है, वो स्वर्ण रेखा के तट पर है। लेबर की एबिलिटी बेटा, स्किलफुल लेबर एंड नॉर्मल लेबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो लेबर की अवेलेबिलिटी है। ट्रांसपोर्ट मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन साधन भी होने चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। रिजल्ट इज कहाँ पर बेटा? रिसरा से लेकर के कोलकाता तक, जो कि लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी बेटे डिस्टेंस में मोस्ट ऑफ कॉटन जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। और उसका रिजल्ट है कि जो भी जूट प्रोडक्ट होगा फॉरेन कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए कोलकाता एंड हल्दिया जैसे सी पोर्ट है। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात और महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहाँ बेटे वर्ल्ड क्लास हार्बर्स, मुंबई हार्बर्स एंड गुजरात का हार्बर्स ये प्रेजेंट है, जिनके थ्रू हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। market demand and climatic condition, these are also many other factors which are responsible for the establishment of the industries। तो इस तरीके से बच्चों इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के जो मेन फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, वो पहला पढ़ा बेटा रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड मार्केट डिमांड, साइट एंड क्लाइमेट, जहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने जा रही है तो उस एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूट कर रहा है कि नहीं हमारे इंडस्ट्रीज को। ये फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करता है। आगे बच्चों हम लोग नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।